हेलो एवरीवन, दृष्टि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ध्यान रखिए, एक खास सेगमेंट है जिसमें ज्योग्राफी के PYQ पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यानी भूगोल विषय से विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ देखते हैं, उन्हें डिटेल से यहाँ डिस्कशन में लाते हैं, उनके बारे में प्रमुख जो भी तथ्य हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भूगोल विषय है वह सीटेट के, यदि हम सिलेबस में देखें तो सीटेट के पेपर 2 कक्षा 6 से जो कक्षा 8 के लिए है, उसके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस जो सेगमेंट है, इसके भीतर शामिल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न है, भारत के भौतिक रूपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है भारत के संदर्भ में, और इंपॉर्टेंट बात, भौतिक रूपकों के संदर्भ में। भारत की जो स्थल स्वरूप है, जो भौतिक स्थल स्वरूप है, पर्वत, पठार, मैदान, इनके संदर्भ में यह प्रश्न फ्रेम किया गया है। ठीक है, पहला कथन क्या है? बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल या स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। दूसरा, उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं क्योंकि नदियों के मैदानों में उपजाऊ भूमि होती है कृषि के लिए। और तीसरा, पश्चिमी घाट में खनिजों की प्रचुरता है और ये घनी आबादी वाले हैं। ठीक है, अब उचित विकल्प का हमें चुनाव करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी है केवल 1 और 3 सही है। सीटेट 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया था, ध्यान रखें, सीटेट 2020 में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। जो भारत के भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूपों के संदर्भ में यह प्रश्न फ्रेम किया गया है। पहले कथन पर यदि आप गौर फरमाएंगे तो पहले कथन में क्या है? बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित है। हम सभी जानते हैं कि हिमालय की जो श्रेणी है, यदि केवल आप हिमालय को देखें, इसे कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से प्रमुख भाग है सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और सबसे अंत में है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, जिसमें मध्य हिमालय के बारे में पहला कथन है। बिल्कुल सही बात है कि बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थल मध्य हिमालय में स्थित हैं। जैसे यदि हम जम्मू कश्मीर तक विस्तारित श्रेणी की बात करें तो पीर पंजाल यहीं पर स्थित है। इसके अलावा जो धौलाधार है, यह भी यहीं स्थित है, ध्यान रखिएगा। धौलाधार हिमाचल प्रदेश तक फेमस विस्तारित है। इसके अलावा जो हम कुल्लू मनाली की बात करते हैं, शिलोंग वैली की बात करते हैं, ये भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट जितने भी प्लेस है, जैसे नैनीताल की बात करें, हम बात करें मसूरी की, बात करते हैं शिमला की, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण शहर भी हैं। इसके अलावा इनकी महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं वे कहाँ पर स्थित है? सभी पहाड़ी स्थान कहाँ पर स्थित है? वे मध्य हिमालय में स्थित है। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है? उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं क्योंकि नदियों के किनारों में या नदियों के मैदानों में उपजाऊ भूमि होती है कृषि के लिए। यह कथन भी बिल्कुल सही है। जो पर्वतीय या हिमालय क्षेत्र से नदियां प्रवाहित होकर आती हैं, वे कहाँ आती हैं? उत्तरी मैदान में। हिमालय का जो सबसे दक्षिणी छोर है, शिवालिक श्रेणी के बाद जो हिस्सा आता है, वह उत्तरी मैदान कहलाता है। तो जो बिहार, उत्तर प्रदेश के हम हिस्सों की बात करते हैं, ये दरअसल तराई क्षेत्रों में, तराई प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। उसके ठीक निचले वाले हिस्से में जहां गंगा जैसी महत्वपूर्ण नदियां प्रवाहित होती हैं, ये चूंकि हिमालयन रिवर्स हैं, हिमालय से आती हैं इस क्षेत्र में, ये सभी तराई वाले जो क्षेत्र हैं, ये सभी नदियों वाले क्षेत्र हैं, जो ये दरअसल घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी जो सभी आवश्यकताएं हैं, नदियों के किनारे बसे होने की वजह से ये जो भूमि है वह कृषि के लिए उपजाऊ है, और कृषि के लिए भूमि उपजाऊ है, इस वजह से यहाँ जो जनसंख्या रहती है, निवास करती है, वह सर्वाधिक घनी आबादी इस क्षेत्र में बना देती है। तो ध्यान रखिएगा कि नदियों के मैदानों में उपजाऊ भूमि होने की वजह से यह कथन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कथन है, पश्चिमी घाट में खनिजों की प्रचुरता और ये घनी आबादी वाले हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है, यह घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधों की अधिकता है, ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों की अधिकता है। जहां पर यहाँ जो तटीय क्षेत्र है वह भी बहुत चौड़ा या विस्तारित नहीं है, ध्यान रखिए। जो
पेड़ पौधों के बाद जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके बाद ये बहुत अधिक विस्तारित तटीय क्षेत्र नहीं है पूर्वी क्षेत्र की तुलना में। जबकि जो पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है, या कहें कि भारत का जो पूर्वी घाट है, वह अधिक क्या है, विस्तारित तटीय क्षेत्र वाला है। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत है, 1 और 2 सही है। इस तरीके से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, ऑप्शन सी 1 और 2 सही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है? हमारे पास ऑप्शन है A B C D 4। ऑप्शन ए है 7:30 अपराह्न या 7:30 अपराह्न, ऑप्शन बी है 6:30 अपराह्न, ऑप्शन सी है 6:30 पूर्वाह्न और ऑप्शन डी है 7:30 पूर्वाह्न। यह प्रश्न भी सीटेट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, देखिए जब हमने भारत के संदर्भ में चर्चा की थी, किसके बारे में, या हम विश्व की बात करें, जब हम बात कर रहे थे देशांतर और अक्षांश की। यदि आप देशांतर और अक्षांश के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे टीचिंग एग्जाम में अन्य वीडियोस देख सकते हैं सीटेट के देशांतर और अक्षांशों से संबंधित। उनमें डिटेल से भारत के देशांतर और इनकी जो अक्षांश अवस्थिति है उसके बारे में चर्चा की गई है। साथ साथ पूरी पृथ्वी में देशांतर रेखाओं और अक्षांशीय रेखाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अभी इस प्रश्न में यदि हम बात करें, सबसे पहली बात उस ग्रीनविच मीन समय के बारे में, तो देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक, और हम सभी जानते हैं कि इसके बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वह है विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। ठीक, इसके अलावा ऊपरी वाले हिस्से को 0 डिग्री अक्षांश के या विषुवत वृत्त के उत्तरी हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और इसके दक्षिणी हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करें पृथ्वी के संदर्भ में है कि ये तो है अक्षांशीय रेखाएं, ये है अक्षांशीय रेखाएं। यहाँ 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा है, यहाँ 66.5 डिग्री जो उत्तरी ध्रुववृत्त है वह है, यहाँ 66.5 डिग्री साउथ में दक्षिणी ध्रुववृत्त है, 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, अब हम पृथ्वी की इन अक्षांशीय स्थितियों के अलावा हम देखते हैं पृथ्वी की देशांतरी स्थिति को, क्योंकि हमने क्या किया है, इन्हें काल्पनिक रेखाओं के रूप में हमने पृथ्वी को डिवाइड किया है। सबसे पहली बात, यह जो 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, इसे हम मानक देशांतर के रूप में मानते हैं। क्यों मानक देशांतर के रूप में मानते हैं और इसे हम ग्रीनविच मीन समय मानते हैं? ये दरअसल जो ब्रिटिश वेधशाला है उससे होकर गुजरती है, इस वजह से इसका नाम ग्रीनविच मीन है, ग्रीनविच लाइन है। इसे प्रमुख याम्योत्तर के रूप में माना जाता है। प्रमुख याम्योत्तर के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि इसी देशांतर के द्वारा पूर्व और पश्चिम दिशा को निर्धारित किया जाता है। जैसे हमने अभी अक्षांश देखे पृथ्वी में कि जो अक्षांश है यह विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर जो भी अक्षांश है उन्हें हम नॉर्थ और साउथ के रूप में डिवाइड करके देखते हैं। ठीक ऐसे ही 0 डिग्री देशांतर के इस हिस्से में जो भी चीजें पाई जाती हैं उन्हें ईस्ट या पूर्व, और इसके इस हिस्से में वेस्ट या पश्चिम के रूप में हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत की अवस्थिति की यदि हम बात करें, मान लीजिए यह 0 डिग्री देशांतर है और यह 0 डिग्री अक्षांश है, तो भारत की स्थिति पूरे विश्व या इस पृथ्वी में कुछ यहां पर है। क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की यदि हम बात करें तो यह पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक, अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि भारत का मानक समय क्या होगा यदि ग्रीनविच मीन समय 1 बजे अपराह्न है। यानी मान लीजिए कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, यहां पर समय 1 बजे है। ठीक, अब पृथ्वी भारत कहां पर है, कुछ यहां, और भारत की जो अवस्थिति है वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यानी ईस्ट। ठीक, पृथ्वी को इस पूरी चक्कर को लगाने में, या पृथ्वी जब पूरा परिक्रमण करती है तो कितना समय लगता है अपने उसके पूरी ध्रुव में या अपनी धुरी में
उसे घूमने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक, 24 घंटे मतलब ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी 360 डिग्री जब घूमती है अपनी धुरी पर, इस 360 को घूमने में 24 घंटे का समय उसे लगता है। और इस डिग्री की बात करें हम तो ये डिग्री कितनी है, ये 360 डिग्रियां हैं। तो एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। ठीक, 15 डिग्री घूमने में, 15 डिग्री पृथ्वी रोटेट कर रही है, इसमें पृथ्वी को 1 घंटे लगते हैं। और 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, लगभग 24 घंटे लगते हैं। 23 घंटे 56 मिनट, 54 मिनट, 56 मिनट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे और 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। ये आपके कैलकुलेशन का बेस होगा। अब पृथ्वी, भारत कहां पर है, 82 डिग्री 30 मिनट में। ठीक, 82 डिग्री। अब 82 को आप इस तरफ से देखिए कि पृथ्वी मान लीजिए पूर्व की ओर मूव कर रही है, ग्रीनविच में बजा हुआ है अभी 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। फिर 82 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते पृथ्वी को कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हम करते हैं कैलकुलेशन। क्यों, 82 को आप डिवाइड कर लीजिए। अब कैसे, 15 में। तो आप देखेंगे कि 15 एकम 15, 30, 45, 60, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि 15 डिग्री इंटू 5 75, 75 डिग्री तक मूव करने में, 82 में से आप देखिए 75 डिग्री तक मूव करने में ध्यान रखिए कि पृथ्वी को कितना समय लग रहा है, 5 घंटे। 15 डिग्री 5 घंटे में पृथ्वी मूव करेगी, कितना, 75 डिग्री। ध्यान रखिएगा 75 डिग्री मूव करने में पृथ्वी को कितना टाइम लग रहा है, 75 डिग्री मूव करने में पृथ्वी को 5 घंटे लग रहे हैं। और 75 के बाद बताइए 82 तक पहुंचने में कितनी डिग्री बचा, 7 डिग्री बचा। ठीक, अब इस 7 डिग्री प्लस ये जो 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब है कि 1 डिग्री से आधा। अगर 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट लगा, यानी 30 मिनट या आधा करने में कितने लगेगा, 2 मिनट लगेगा पृथ्वी को। ठीक, तो यहां 30 डिग्री का 2 मिनट रख लीजिए अभी। और 7 डिग्री अभी घूमना है। हमने देखा 1 डिग्री में लग रहा है 4 मिनट, तो 7 डिग्री में कितना लगेगा, मिनट में इसे गुणा कर दीजिए, 7 चौको। आप इस बात को समझिए कि 1 डिग्री में यदि 4 मिनट लग रहा है, तो अब इसी 4 मिनट में ध्यान रखें 7 डिग्री हमको मूव करना है। 7 डिग्री पृथ्वी और मूव करेगी 82 डिग्री तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो 7 डिग्री तक और मूव करने में पृथ्वी को 28 मिनट लगेंगे। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 82 को हमने डिवाइड किया सबसे पहले 15 के गुणज में। क्यों, क्योंकि 15 डिग्री मूव करने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन, इसे हमें कैसे समझना है ये आपको सिंपल और साधारण शब्दों में हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप इसे छोड़ दीजिए, आपको पता है 15 डिग्री मूव करने में 1 घंटा लगा। 82 को आप डिवाइड कर दीजिए 15 में। 15 में आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक, इस 30 मिनट में तो आपको 2 मिनट लगेगा, या पृथ्वी को 2 मिनट लगेगा मूव करने में। इसे हम हटा देते हैं 2 मिनट छोड़ के। 82 को 15 के में यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले 15 बना 75, 75 डिग्री प्लस कितना डिग्री बचेगा, ध्यान रखें 7 डिग्री बचेगा। अब यह 75 जो डिग्री पृथ्वी घूम रही है, 15 के गुणज के रूप में आप देखिए तो 15 डिग्री में 1 घंटा लगा, 75 में कितने लगेंगे, 5 घंटे। पृथ्वी 5 घंटे मूव करेगी। फिर 7 डिग्री में देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहा है, तो 7 डिग्री में कितना, 28 मिनट लगेंगे। और ये 2 मिनट इस 30 का कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया, 5 घंटे 30 मिनट।
अब ग्रीनविच टाइम में कितना बजा हुआ है? 1 बजा हुआ है। 1 बजे में 5 घंटा 30 मिनट जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 घंटे 30 मिनट। तो अब इस प्रश्न, इस कैलकुलेशन के हिसाब से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगा ऑप्शन बी, 6 घंटे 30 मिनट अपराह्न। अब एक और बात ध्यान रखना है कि यदि भारत इस तरफ होता, 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में होता, तो यही 5 घंटा 30 मिनट क्या होता? माइनस होता। पूर्व में यदि कोई स्थान है तो ग्रीनविच समय में जो समय है, ग्रीनविच लाइन में जो समय है, उस समय से प्लस होगा। 15 डिग्री मूवमेंट करने पर 1 घंटा प्लस होगा, 20 डिग्री मूवमेंट करने पर 1 घंटा कुछ मिनट प्लस होगा। यदि यह पश्चिम में होता तो 1 घंटा, ये 15 डिग्री मूवमेंट करने पर 1 घंटा माइनस होता, 30 डिग्री मूवमेंट करने पर 2 घंटा माइनस होता। तो ध्यान रखिएगा, ये निश्चित है कि पृथ्वी 1 डिग्री मूवमेंट करने में 4 मिनट लेती है। ये सर्वकालिक सत्य है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी है वह 15 डिग्री मूवमेंट करने में 1 घंटा लेती है, और इसी कैलकुलेशन के बेस पर आप पूरी दुनिया में कोई भी स्थान हो उसका समय बता सकते हैं। ठीक है, यदि पूर्व होगा तो समय प्लस होगा ग्रीनविच टाइम से, और यदि पश्चिम होगा तो इस ग्रीनविच लाइन में जो भी समय होगा, इस समय से जो समय होगा वह माइनस होगा। ठीक, बस आपको ये ध्यान रखना है। इस तरीके से इस कैलकुलेशन के हिसाब से यदि हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बिल्कुल सिंपल सा है, जितने डिग्री पृथ्वी मूवमेंट कर रही है, जो स्थान जितने डिग्री पर है, मान लीजिए भारत यहाँ 45 डिग्री पर होता, केवल 45 डिग्री पर होता, तो हम इसे गुणज के रूप में लेते। 15 × 45, 3 घंटा लग रहा है, तो जो भी वहां समय होता, मान लीजिए ग्रीनविच समय में 12 बजा होता, ग्रीनविच लाइन में 12 बजे में आपको 3 बजे ऐड कर देना है, 12 में 3 आप ऐड करते, 1 2 3 बजा होता उस समय भारत में। ठीक है, इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन क्या करना है, करते जाना है, और आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं? ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, सी शंकुवन धारी वन, और डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, हम इनके बारे में इससे पहले वाले हमारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। टीचिंग एग्जाम्स में आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ का, इसके बीच में जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। इसके ठीक ऊपर 66.5 तक जो आप वन देखेंगे उन्हें हम शीतोष्णकटिबंधीय वन कहते हैं, और ठीक इसके ऊपर यहाँ पर कितना 66.5 के बाद आप जो ऊपर देखेंगे इन्हें हम शीतकटिबंधीय वन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण के बाद कौन से वन होंगे? शीतकटिबंधीय। और शीतकटिबंधीय क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं तो कुछ लंबे लंबे वन आपको मिलेंगे, उन वनों को हम, या उन वनस्पतियों को हम शंकुधारी वन बोलते हैं। शंकुधारी वन, ध्यान रखिएगा, जो चीड़ देवदार के वृक्ष हैं वे शंकुधारी वन के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का यदि हम सही जवाब देखें तो ऑप्शन सी शंकुधारी वन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके पास कथन, अभिकथन ए दिया हुआ है, स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। कारण आ रहे, वनस्पति की वृद्धि ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। कूट आपके पास ए बी सी डी 4 दिए हुए हैं, जैसे ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों गलत। यह प्रश्न सीटेट 2019 में पूछा गया था, ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कुल मिलाकर ये वनस्पतियों से संबंधित प्रश्न है। वनस्पति कहां पर किस तरीके से पाई जाती है, इसका वितरण कैसा है, ये इस पर निर्धारित है। तो ऊंचाई की बात यदि हम करें तो विभिन्न स्थानों पर, चूंकि ऊंचाई के आधार पर भी जलवायु में परिवर्तन होगा, उस पूरे क्षेत्र की वनस्पतियों में परिवर्तन होगा, वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें परिवर्तन होगा, वहां पर जो मौसम, जो जलवायु है क्या है, किस स्थिति में है, उसकी वजह से भी वनस्पति में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो हमारे अभिकथन है क्या कह रहा है कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। यह बात बिल्कुल सही है। जैसी ऊंचाई बढ़ेगी वनस्पतियों की विशेषताएं भी क्या होंगी,
चेंज होती रहेंगी, बदलती रहेंगी। ठीक, कारण आर है वनस्पति की वृद्धि ढाल, ऊंचाई के लेवल पर भी ढाल में परिवर्तन होता है और मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। तो ऊंचाई में जैसे जैसे आप जाएंगे मिट्टी की मोटाई की जो परत है वह भी चेंज होती रहती है। तो यहां पर जो कथन आर, कारण आर है, यह भी सही है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, इसमें क्या कहा गया है, वनस्पति की ढाल, वनस्पति की वृद्धि ढाल पर और मिट्टी की परत की मोटाई पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह जो कथन है पहले कथन को जस्टिफाई कर रहा है, उसका कारण बता रहा है। ठीक है, तो स्थल की ऊंचाई किस पर डिपेंड कर रहेगा, कहीं ना कहीं ढाल पर भी, और मिट्टी की परत की ऊंचाई पे जाने पर मिट्टी की परत कैसे डिफरेंट होती है, चेंज होती है, ये दरअसल वनस्पति की विशेषताओं को भी क्या करता है, अलग तरीके से प्रभावित करता है। तो यहाँ दोनों कथन सही है और कथन आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इस वजह से ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए, यानी एक अध्यापिका है जो क्लास में बच्चों को भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ा रही हैं। ठीक है, पढ़ाते हुए अध्यापिका ने विद्यार्थियों को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि विद्यार्थी चिन्हित करें? हमारे पास ऑप्शन है ए नर्मदा एवं तापी, ऑप्शन बी है नर्मदा एवं महानदी, ऑप्शन सी है तापी एवं गोदावरी, ऑप्शन डी है कृष्णा एवं गोदावरी। सीटेट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए, यदि हम भारत के मैप की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि भारत के मैप में यदि शिक्षिका ठीक, अब बीच में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, और इन्हीं दो श्रेणियों के पास बहती है नर्मदा नदी और तापी नदी। तो जो विंध्यन श्रेणी है और जो सतपुड़ा श्रेणी है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों श्रेणियां संबंधित किससे हैं? मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से, हालांकि काफी दूर तक विस्तारित है। अब ध्यान यह रखना है कि नर्मदा और तापी नदी इन्हीं श्रेणियों के पास बहती है। नर्मदा और तापी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं, किसमें? मध्य प्रदेश के लिहाज से। हालांकि नर्मदा नदी आपको गुजरात में भी मिलेगी। अब आपको ध्यान यह रखना है कि जो सतपुड़ा और विंध्यन वाला क्षेत्र है, इसके आसपास जितनी नदियां हैं छोटी छोटी, लेकिन महत्वपूर्ण नदियां सतपुड़ा और विंध्यन की कौन सी है? नर्मदा और तापी। नर्मदा नदी का विस्तार काफी दूर तक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसका उद्गम स्थल कहां पर है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो नर्मदा और तापी का उद्गम स्थल आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें कि अध्यापिका विद्यार्थियों को विंध्यन और सतपुड़ा के पास किन नदियों को लोकेट करने के बारे में कह रही थी, तो ऑप्शन ए नर्मदा और तापी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नर्मदा और तापी मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में शामिल है, आपको ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखें कि जब नदियों को लोकेट करने की बात आएगी, नदियों के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में, उनकी दिशाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप टीचिंग एग्जाम चैनल में भी जाकर विजिट कर सकते हैं, इस पर मैंने एक लंबी वीडियो तैयार की है, या 2-3 वीडियो हैं जो कि किससे संबंधित है, अपवाह क्षेत्र से, अपवाह तंत्र से जुड़ी हुई हैं। अपवाह तंत्र में हमने नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा की है कि हिमालयन क्षेत्र में कौन सी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत में प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं, उन नदियों का उद्गम स्थल कहां पर है, उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और उन किन किन पहाड़ियों पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास की नदियां बहती हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको जब नदियों के बारे में पढ़ना हो तो जानकारी ज्यादा जरूरी हो जाती है, छोटी छोटी चीजें उस पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।